डेट है आज 18 दिसंबर 2020 और आज हम ये टॉपिक देखेंगे। लीड इन मिल्क सैंपल इन एलुरु डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, उसमें लीड मिला है। ये देखेंगे क्या न्यूज़ है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अभी रिलीज हुई है, इसके बारे में देखेंगे। करेंसी मैनिपुलेटर्स मॉनिटरिंग लिस्ट ये US ने जारी की है, इसे देखेंगे। इन फार्म लॉज डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोविज़न क्या है, ये देखेंगे। वैक्सीन हेजिटेंसी क्या है, इसे चर्चा करेंगे। CMS-01 सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसका ऑपरेशन करेंगे। अभी प्ली डाली है सुप्रीम कोर्ट में फॉर यूनिफॉर्म डिवोर्स एलिमनी एंड रूल्स, तो ये न्यूज़ देखेंगे। विजय दिवस 2020 एंड नेक्स्ट केवलादेव नेशनल पार्क, तो ये सारे न्यूज़ पर हम चर्चा करेंगे आज। और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो पीछे लास्ट डेज़ में, पिछले दिनों में करंट अफेयर रहा है, उनमें लास्ट डे में जो करंट अफेयर रहा है उस पर क्वेश्चन करेंगे लास्ट में। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक क्या है? लीड इन मिल्क सैंपल्स इन एलुरु डिस्ट्रिक्ट है जी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। वहाँ पे एम्स के साइंटिस्ट ने, साइंटिस्ट ऑफ एम्स हॉस्पिटल के साइंटिस्टों ने एलुरु डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश की में, एक डिसीज़ वहाँ पे अभी हो गई थी। बहुत सारे लोगों को अचानक से एक बीमारी हो गई थी, तो उस बीमारी का नाम भी एलुरु के नाम पे रख दिया, एलुरु इलनेस, एलुरु डिसीज़। तो उसका कारण क्या है? तो एम्स के साइंटिस्टों ने उसका कारण बताया है कि जो दूध है वहाँ पे, दूध में लीड, कांच की मात्रा पाई गई है। लीड हो जाए कांच या शीशा के दूध में लीड की मात्रा पाई गई है, जिसकी वजह से बीमार हो रहे हैं। ये देखो जी, ये एक जगह है, एलुरु टाउन है जी, डिस्ट्रिक्ट नहीं है, टाउन। ये एलुरु टाउन है, कहाँ पे? वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में, नेबरिंग विलेज इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश की वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में एलुरु टाउन है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गोदावरी के अंदर। तो ये लीड की वजह से, और लीड किस किस में मिला है? फूड में, वाटर में, मिल्क, ब्लड, अदर सैंपल लिए गए हैं जिनमें लीड की मात्रा पाई गई है, और मिल्क में भी पाई गई है। लीड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे चला जाता है। एक तो ब्रेन में, दिमाग में, मस्तिष्क, लीवर में, किडनी में, बोन्स, हड्डियों में, और टीथ और बोन्स, दांत और हड्डियों में स्टोर हो जाता है, वहाँ पे एक्यूमुलेट होता रहता है। दूसरा, जो माताएं होती हैं, जब गर्भ से होती है कोई माता, तो क्या है कि उनके लीड हड्डियों में जैसे होता है कांच, तो बोन से क्या है, ब्लड में रिलीज हो जाता है, खून में चला जाता है, और फिर ये फीटस में भी जा सकता है। मतलब भ्रूण होता है माता के गर्भ में, जब बच्चा स्टार्टिंग में होता है उसे भ्रूण बोलते हैं, या फीटस इंग्लिश में, तो उसमें भी ये जा सकता है। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो, उसने मात्रक डिसाइड किए हैं, कुछ आइडेंटिफाई किया है कि कितनी मात्रा लीड में जो है, लीड है जो, उसकी मात्रा है जो लीड है, उसकी वजह से कितनी बीमारियां हो रही हैं। जो के WHO ने कहा है कि जो 10 केमिकल्स की वजह से बीमारियां हो रही हैं, जो पब्लिक में बीमारियां हो रही हैं, ऐसे 10 केमिकल हैं, और 10 केमिकलों में एक लीड भी है। एक लीड एज 1 of 10 केमिकल्स मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स। नेक्स्ट क्या है जी? WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? UN की एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की। तो ये क्या है? हेल्थ वगैरह पे गाइडलाइंस वगैरह जारी करती है, और पूरा पब्लिक हेल्थ को मतलब पब्लिक हेल्थ को बनाए रखने के लिए ये काम करती है। UN की एजेंसी है WHO। तो इसने क्या है कि WHO ने ज्वाइन किया था किसको? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम को। मतलब ये भी UN की एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसने क्या बनाई थी? ग्लोबल अलायंस टू एलिमिनेट लीड पेंट। WHO हैज़ जॉइंड विद UNEP टू फॉर्म ग्लोबल अलायंस टू एलिमिनेट लीड पेंट। WHO ने UNEP के साथ लीड को एलिमिनेट करने के लिए, लीड को मतलब ख़त्म करने के लिए
एक अलायंस बनाई थी। अलायंस का मतलब दोनों ने मिलके काम करेंगे लीड को ख़त्म करने के लिए। तो उसका नाम क्या अलायंस का? ग्लोबल अलायंस टू एलिमिनेट लीड पेंट। अब जो लीड ये आ रहा है कैसे आ रहा है? तो देखो जी, ये जो लीड एसिड बैटरीज होती है ना, जो व्हीकल्स वगैरह में यूज होती हैं, जैसे कार बाइक वगैरह में बैटरीज, लीड एसिड बैटरीज वगैरह, तो ये क्या है, खुले में फेंकने से ये तो इन्वायरमेंट में चला जाता है। तो इसकी वजह से एक तो एक्सपोजर होता है। देखो, व्हीकल बैटरी रिसाइकलिंग रेगुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल ख़रीद रहे हैं आजकल, गाड़ियाँ बाइक वगैरह। तो ये इसकी वजह से जो लीड एसिड बैटरीज हैं ये ज़्यादा, मान लो ज़्यादा ख़राब होंगी तो ज़्यादा ये लोग एक क्या है कि इनका ये सॉलिड वेस्ट बचेगा जब पूरी बैटरी ख़राब हो जाएगी तो। और फिर क्या है, लीड जो निकलता है इनसे डस्ट बन के सॉइल में मिल जाता है जो हार्मफुल होता है फिर। तो ये इसके कारण है। इतना ही था इसमें, बस ये याद रखना है कि इलूरू टाउन है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे इलूरू डिसीज़ रख दिया इसका नाम। एम्स के डॉक्टर ने खोजा है कि लीड एक कारण है इस बीमारी का, जो मिल्क वगैरह फूड वगैरह में इसका सैंपल पाया गया कांच, जो सेहत के लिए हानिकारक है। बस। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नेक्स्ट, शॉर्टकट में HDI बोलते हैं इसे, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये 1990 में 1990 में किसने बनाई थी? एक पाकिस्तान का इकोनॉमिस्ट था, पाकिस्तान का इकोनॉमिस्ट था, मतलब अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट। उसका नाम था महबूब उल हक, महबूब उल हक, महबूब उल हक। याद रखना ये नाम, महबूब उल हक, महबूब उल हक, महबूब उल हक पाकिस्तान का। इसने क्रिएट की थी कब? 1990 में। तो इसने UNDP ने इसे अडॉप्ट किया और इसे UNDP जारी करता है हर साल। डेवलप किसने की थी? महबूब उल हक ने, पाकिस्तान का इकोनॉमिस्ट। और इसे पब्लिश कौन करता है हर साल? UNDP। UNDP यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फुल फॉर्म। तो ये करती है, इसमें क्या करती है, सोशल इकोनॉमिक डायमेंशन को मेज़र करती है, सोशल इकोनॉमिक डायमेंशन को, सामाजिक और आर्थिक डायमेंशन को कंट्री के क्या करती है, मेज़र करती है। कैसे? 3 पैरामीटर है जी इसके, ये 3 पैरामीटर ज़रूर याद करने हैं। पहला हेल्थ, दूसरा देखती है एजुकेशन, तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये तो रटने हैं 3 पैरामीटर, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ कैसे देखते हैं? हेल्थ में देखते हैं जी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हेल्थ में क्या देखते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? मतलब जी एवरेज, मान लो किसी कंट्री में एवरेज एज क्या है लोगों की, कितने साल तक एवरेज जी रहे हैं। मान लो किसी कंट्री में सिर्फ 3 ही आदमी हैं, एक 70 साल जी रहा है, एक 60 साल जी रहा है, एक 50 साल जी रहा है। तो एवरेज कितनी हो गई? सारों सबको जोड़ के हम 3 से डिवाइड करके कर देंगे, क्योंकि 3 आदमी है तो कितना हो जाएगा? 70 60 50 180 डिवाइड बाई 3 मतलब 60 आ गया। तो 60 एवरेज एज है, लोग 60 साल एवरेज जी रहे हैं। तो ये होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि एवरेज एज कितनी है लोगों की, कितना जी रहे हैं। दूसरा एजुकेशन में क्या देखते हैं? एक्सपेक्टेड 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 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। क्या देखते हैं? एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब बच्चा कितने साल तक स्कूल में रिटेन रह रहा है, कितने साल तक स्कूल जा रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना, दूसरी क्लास तक गए बस आ गए फिर नहीं पढ़े, कोई 4 क्लास तक की, कोई 5 10 साल तक, कोई 12 तक, किसी ने ग्रेजुएशन की। तो कितने साल तक एवरेज बच्चा स्कूल में रुक रहा है, तो ये देखते हैं। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या देखते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसमें देखते हैं जी इनकम, इनकम में पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम देखते हैं कि किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है। मतलब एवरेज, एक आदमी किसी कंट्री का एवरेज कितना कमा रहा है, मतलब जितने टोटल पॉपुलेशन कमा रही है उसको मान लो टोटल पॉपुलेशन की इनकम को डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, ये आ जाती है पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम देखते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम।
ये देखो। लेकिन इस साल क्या है, इसमें चेंजेस, एक नई इंडेक्स और जोड़ दिए। उस नई इंडेक्स का क्या नाम है, ये देखो, प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड HDI, और शॉर्ट फॉर्म है PHDI। PHDI क्या नाम है, प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड HDI। इसका क्या मतलब है, क्या देखता है इसमें, इसमें क्या देखता है कि कितना पर कैपिटा कार्बन इमिशन हो रहा है कंट्री में, मतलब एक आदमी कितना पॉल्यूशन कर रहा है कंट्री में, और कितना उसका अर्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट में। तो ये देखते हैं इसमें, ये याद रखनी है, पर कैपिटा कार्बन इमिशन, पर कैपिटा कार्बन इमिशन, और इसका मटेरियल फुटप्रिंट, किसी कंट्री का पर कैपिटा कितना कार्बन इमिशन है, पर कैपिटा मतलब एक आदमी कितना पॉल्यूशन कर रहा है एवरेज, ये देखते हैं इसमें। प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड HDI, ये फर्स्ट टाइम की है, इसने UNDP ने पब्लिश। और इसमें परफॉर्मेंस देखते हैं क्या है। HDI में इंडिया क्या है, पिछले साल से 2 रैंक नीचे आ गया, 131 कितने पे, 189 कंट्रीज़ में। इंडिया की कितनी रैंक है, 131, कितनी में से, 189 कंट्री में से। 2 रैंक ड्रॉप हो गई इंडिया की, 2 रैंक कम हो गई पहले से, लास्ट ईयर से। और लेकिन जो ये PHDI है, प्लेनेटरी प्रेशर कॉज्ड बाई ईच नेशन, इंडिया इसमें मूव अप किया है कितना, 8 प्लेस इन द रैंकिंग अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। अब परफॉर्मेंस देख लेते हैं कंट्रीज़ की क्या क्या परफॉर्मेंस रही है। परफॉर्मेंस क्या है कि नॉर्वे ने टॉप किया है इस HDI में। अभी HDI की बात हो रही है, PHDI की बात नहीं हो रही, देख लेना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नॉर्वे ने टॉप किया है। लेकिन जो PHDI है, प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, PHDI, उसमें आयरलैंड ने टॉप किया है। आयरलैंड, आयरलैंड एक कंट्री है जी, ब्रिटेन के पास। आयरलैंड ने टॉप किया है, और इसमें नॉर्वे ने HDI में टॉप किया है। और हमारा इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 131 कितने में से, 189 में से, और 2 रैंक नीचे इंडिया कम हो गया है लास्ट ईयर से। ये याद रखना है बस, इसमें 3-4 चीज़ें। नॉर्वे ने HDI में टॉप किया है, आयरलैंड ने PHDI में किया है। इंडिया की रैंक HDI में कितनी है, 131, 189 कंट्रीज़ में से, और 2 रैंक कम हो गया है पिछले साल से, ये रखना। और ये देखना है, वर्ल्ड में कम से कम 50 कंट्रीज़ की जो रैंक है वो कम हुई है लास्ट ईयर से। और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये इनकी भी रैंक कम हुई है। US, कनाडा, सबकी रैंक कम हुई है। चाइना भी 16 प्लेसेस ड्रॉप हो गया है। इसका एक चीज़ ध्यान रखने की है, जो भी पेंडेमिक कोरोना की वजह से क्या है, जो नेक्स्ट ईयर का वो होगा HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्या है कि जब से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को UNDP पब्लिश कर रहा है ना, हर साल बढ़ रहा है ये, मतलब इम्प्रूव हो रही है ग्लोबल एवरेज, जो कंडीशन है इम्प्रूव हो रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, हेल्थ। लेकिन इस कोरोना की वजह से क्या है, नेक्स्ट ईयर का जो HDI होगा पूरे ग्लोबल का एवरेज कम होगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 डिकेड्स। जब से ये 3 डिकेड्स, मतलब डिकेड का मतलब 10 साल को बोलते हैं, 30 सालों में जब से ये रिलीज की जा रही है इंडेक्स, पहली बार ग्लोबल HDI फॉल करेगी। ग्लोबल HDI वुड फॉल बिलो फॉर द फर्स्ट टाइम अगले साल एवरेज। अब इंडिया के ये देख लेते हैं, इनके क्या क्या स्कोर, स्कोर क्या रहा है। देखो 2018 में इंडिया का स्कोर था 0.642, और 2019 में हो गया है 0.645। जो इंडिया ने स्कोर किया है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, इंडिया ने जो स्कोर अचीव किया है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है लास्ट ईयर के। लेकिन रैंकिंग 2 नंबर घट गई है, ठीक है, 2 नंबर ड्रॉप हो गई है, 131 हो गई है। ये याद रखना है, जो स्कोर जो अचीव किया इंडिया ने उसमें तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन रैंकिंग ड्रॉप हो गई है, घट गई है। बस इतना ही था इसमें। नेक्स्ट क्या है, करेंसी मैनिपुलेटर्स मॉनिटरिंग लिस्ट। ये क्या है, अभी US ने क्या है, स्विट्ज़रलैंड और वियतनाम को
क्या है, करेंसी मैनिपुलेटर डिक्लेयर कर दिया था। करेंसी मैनिपुलेटर होता है जी, करेंसी मतलब क्या होता है, मुद्रा, मतलब आपके जैसे मुद्रा हमारे देश में क्या है, रुपया, करेंसी। और मैनिपुलेटर मतलब जो इसको मैनिपुलेट करना, मतलब अपने अपने तरीके से निर्धारित करना, किसके, डॉलर के मुकाबले, इसका रेट डॉलर के मुकाबले। मान लो $1 कर दिया 40 रुपये कर दे इंडिया, तो ऐसे मैनिपुलेट करना, या $1.60 अपने तरीके से मैनिपुलेट करना। कितने, ये देखो डॉलर का रेट कैसे निर्धारित होता है, कैसे फिक्स होता है। कंट्रीज़ क्या है कि 3 सिस्टम फॉलो करती हैं। पहला फिक्स्ड रेट एक्सचेंज सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तीसरा दूसरा, ये पहला, दूसरा क्या है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और तीसरा क्या है जी, तीसरा मार्केट पे डिपेंड होता है, मार्केट बेस्ड। ये क्या है, तीनों जो मैंने बताए, मतलब एक देश की करेंसी है जो डॉलर के मुकाबले कैसे फिक्स होगी, ये नियम, ये 4 प्रोसीजर हैं। पहला, अगर कोई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट करता है, उसमें क्या होता है कि कोई भी कंट्री है अपने हिसाब से डॉलर के मुकाबले रेट फिक्स रख सकता है, कि मान लो भाई मैं $1 का रेट $40, मतलब $1 का रेट $40 रखूँगा या $20 रखूँगा। और मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है, ये मार्केट पे डिपेंड होता है, लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़े तो आरबीआई हमारे इंडिया का फॉलो करता है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इंडिया। तो इसमें क्या होता है, जो कंट्री इसे अडॉप्ट करती है इस सिस्टम को, उसमें क्या है, मार्केट पे डिपेंड होता है वैसे तो, मतलब कितनी सप्लाई डिमांड कितनी हो रही है मार्केट में, कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, अपने आप निर्धारित होगा डॉलर का रेट। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा मान लो इंडिया से, तो डॉलर का रेट क्या है कि घट जाएगा, मतलब हमारा रुपया है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इंपोर्ट ज़्यादा होगा तो रुपया घट जाएगा, डॉलर का रेट बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या है, अगर मान लो कंडीशन आ जाए कि आरबीआई इसमें मैनेज फ्लोटिंग में क्या, मार्केट पे तो डिपेंड होते हैं, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है, आरबीआई मैनिपुलेट मतलब अपने तरीके से निर्धारित कर सकता है, $1 का रेट घटा बढ़ा सकता है। मान लो अभी $1 का रेट चल रहा है 73 70 मान लो आप, तो मान लो आरबीआई क्या करेगा, जब मान लो उसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है या इन्फ्लेशन बढ़ानी है घटानी है, तो उसी हिसाब से डॉलर का रेट घटा बढ़ा देता है। $1 का रेट 65 कर देगा या अपने हिसाब से 72 कर देगा, तो ऐसे मैनिपुलेट कर देता है मार्केट की डिमांड और सप्लाई को देख के। तो इस मैनेज फ्लोटिंग में ये होता है, और इस प्रक्रिया को, जो ये है प्रोसीजर, इसे बोलते हैं डिवोल्यूशन, एक तो डिवोल्यूशन और रीवैल्यूएशन। जब खुद मान लो कोई सेंट्रल बैंक, किसी कंट्री का सेंट्रल बैंक, यानी कि हमारे कंट्री का क्या, आरबीआई, अपने आप निर्धारित करे डॉलर का रेट, अगर घटाए तो डिवैल्यूएशन, अगर बढ़ाए तो रिवैल्यूएशन, मतलब हमारे रुपया मजबूत हो तो रिवैल्यूएशन, और रुपया घटे तो डिवैल्यूएशन। ये खुद मैनिपुलेट करता है अपने आप। और अगर मार्केट फोर्स पे होता है तो उसे बोलते हैं एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन। ये मार्केट पे डिपेंड होता है, इसमें मतलब टर्म वही है दोनों, बस नाम अलग है। ये मार्केट बेस्ड पे होता है, मतलब अगर मार्केट की डिमांड सप्लाई है, जैसे कम बट ज़्यादा हो रही है डिमांड सप्लाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम ज़्यादा हो रहा है। एप्रिसिएशन मतलब वही, रुपये का जो रेट है, रुपया मजबूत हो रहा है डॉलर के मुकाबले। डिप्रिसिएशन, रुपया घट रहा है, हमारी करेंसी इंडियन करेंसी किसके मुकाबले, डॉलर के मुकाबले। तो दोनों टर्म वही हैं, बस ये अगर ये मार्केट बेस्ड अपने आप हो रहा है डिमांड सप्लाई पे, तो ये टर्म यूज़ करते हैं एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। अगर आरबीआई खुद कर रहा है तो उसे डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन बोलते हैं। और
तीसरा ये मैनेज फ्लोटिंग में हो गया। तीसरा क्या होता है, मार्केट बेस्ड। इसमें टोटली मार्केट पे डिपेंड होता है, जितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसी कंट्री का उसकी करेंसी उसी के अनुसार निर्धारित होगी। ठीक है, तो ये अभी क्या किया है इन्होंने, खुद मैनिपुलेट किया है, खुद मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसलिए इनको यूएस ने मैनिपुलेटर लिस्ट में डाला है, करेंसी मैनिपुलेटर, स्विट्ज़रलैंड को, वियतनाम को, और इन 3 और कंट्री को ऐड कर दिया। कौन कौन सी, ताइवान, थाईलैंड और इंडिया। इसलिए हम इस न्यूज़ को पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडिया को भी इस लिस्ट में शामिल किया है। तो ये करते क्या है, मान लो यूएस जब डिफाइन करता है किसी को करेंसी मैनिपुलेटर, कब करता है, जब किसी कंट्री का यूएस के साथ ट्रेड हो और कितने का, $20 बिलियन से ज़्यादा, या उस 20 बिलियन डॉलर का हो या उससे ज़्यादा हो ट्रेड किसी कंट्री का यूएस से, तब करता है। एक पहली कंडीशन तो ये है कि उसका ट्रेड यूएस से $20 बिलियन होना चाहिए, और अगर वो अपने हिसाब से करेंसी को मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि फ़ायदा क्या होते हैं इससे, मान लो इंडिया ने अपनी करेंसी को $1, मान लो अभी कितने में आता है, $1 का रेट चल रहा है 70 रुपये, और इंडिया ने इसे मान लो 75 कर दिया, मतलब डॉलर मजबूत हो गया, रुपया घट गया। पहले 70 रुपये में हम $1 खरीद सकते थे, ये मान लो, अब 75 में $1 आ रहा है, मतलब हमारा रुपया की वैल्यू तो घट गई ना। तो इसमें होता क्या है, जब हमारा रुपया कमज़ोर हो गया तो हमारा जो माल है, यहाँ से हम जो माल बेचेंगे, गुड्स वगैरह बेचेंगे कंट्री में, अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो सस्ता हो जाएगा। और सस्ता होने के कारण क्या है कि बहुत सारी कंट्री हमारी कंट्री से इंपोर्ट करेंगी, खरीदेंगी, तो कंपटीशन बढ़ता है इससे। ऐसे चाइना क्या करता है, अपनी कंट्री को डिवैल्यू कर लेता है, और डिवैल्यू करने के कारण उसका माल बहुत सस्ता हो जाता है और बहुत सारी अदर कंट्री उस कंट्री से खरीदती हैं। ठीक है, ये होता है इसमें, ये फ़ायदा। अब कंडीशन क्या है, यूएस करता है करेंसी मैनिपुलेटर डिक्लेयर करता है, उसमें एक तो $20 बिलियन होना चाहिए उससे ट्रेड। दूसरा, जो फॉरेन करेंसी इंटरवेंशन है, फॉरेन करेंसी का मतलब विदेशी मुद्रा, अगर उसकी 2% जीडीपी से ज़्यादा है तब। दूसरा, अगर ग्लोबल करंट अकाउंट सरप्लस, ग्लोबल करंट अकाउंट सरप्लस मतलब जो गुड्स वगैरह बेचता है ना, गुड्स सर्विस, ये करंट अकाउंट में आती हैं, वेस्ट गुड्स सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर इसका सरप्लस 2% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा है। 3 कंडीशन है, एक तो क्या, उसका ट्रेड होना चाहिए $20 बिलियन से ज़्यादा, या $20 बिलियन यूएस के साथ। दूसरा, जीडीपी का 2% फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। तीसरा, करंट अकाउंट सरप्लस 2% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा होना चाहिए। 3 कंडीशन, तब उसे करेंसी मैनिपुलेटर उसे डिक्लेयर कर देता है। इसके कारण क्या थे, अभी जून 2020 में स्विट्ज़रलैंड और वियतनाम ने इंटरवेंशन किया था अपनी करेंसी को एडजस्ट करके, अपने बैलेंस एंड पेमेंट को एडजस्ट करने के लिए। मतलब जो उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो हम जो करंट, ये जो हमारा करंट और कैपिटल अकाउंट को दोनों को मिला के सरप्लस या डेफिसिट जो होता है उसको एडजस्ट करने के लिए ये मैनिपुलेट करते हैं, ताकि उनका जो डेफिसिट है वो घटे और इनका जो माल है, गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा बिके, और इनके कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर आए, और जो इनका अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, दोनों को बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्ट हो जाए। अभी ये स्विट्ज़रलैंड वियतनाम ने किया था जून 2020 में, इसलिए इनको इस लिस्ट में डाला। अब इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, मतलब इम्प्लीकेशन क्या है इसके, इस लिस्ट में डालने से। इस लिस्ट में डालने से देखो, डायरेक्ट कोई पेनल्टी तो लगती नहीं है, इमीडिएटली तुरंत कोई पेनल्टी नहीं लगती, लेकिन क्या है, ग्लोबल मार्केट में इसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि सारी कंट्रीज़ क्या है, जब यूएस डिक्लेयर करता है तो पता लगता है कि ये अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर रहे हैं और इनका माल बहुत सस्ता हो गया है, तो इस पर इफ़ेक्ट पड़ता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, कंट्री पे। ये आगे यही लिखा है कि व्हाट इज करेंसी मैनिपुलेशन एंड हु डिटरमाइंस, ये मैंने पहले ही बता दिया। और इसे जो करेंसी मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेटर कौन डिक्लेयर करता है, यूएस का डिपार्टमेंट है, एक ट्रेजरी डिपार्टमेंट, यूएस का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है अमेरिका का, वो डिक्लेयर करता है कि भाई ये अपनी करेंसी को डॉलर के मुकाबले मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये सेमी एनुअली रिपोर्ट जारी करता है, मतलब साल में 2 बार, 6 महीने में 1 बार रिपोर्ट जारी करता है, कोई अपनी करेंसी को मैनिपुलेट तो कर तो नहीं रहा है इस पर।
और किस बेस पे करता है ये मैंने पहले बता दिया। 3 कंडीशन, एक तो वो $20 वाली 3% ऑफ जीडीपी करंट अकाउंट सरप्लस, और फॉरेन करेंसी 3% और 2% वो करंट अकाउंट सरप्लस। ये 3 कंडीशन मैंने जो बताई थी यहाँ पे। 2% जीडीपी फॉरेन करेंसी इंटरवेंशन है जिससे ज़्यादा, 2% जीडीपी का ग्लोबल करंट अकाउंट सरप्लस है तो तब इसे डिक्लेयर करता है। इसमें बस यही था। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इन फार्म लॉज डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोविज़न। अभी आपको पता है बहुत ज़्यादा किसान आंदोलन चल रहा है और अपने पीक पे है। किसान विद्रोह कर रहे हैं, फार्मर्स का मूवमेंट चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है, जो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न थी ना, मतलब धारा, उस बिल जो कानून पास किया था, तो टू प्लेकेट फार्मर्स को, प्लेकेट का मतलब है जी कन्विंस करना या राज़ी करना, मनाना। फार्मर्स को राज़ी करने के लिए, प्लेकेट करने के लिए, ताकि वो प्रोटेस्ट रोक दें, विद्रोह करना रोक दें। तो उसके लिए कहा है कि ये जो डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोविज़न है इसमें हम सुधार करेंगे। वो कर लिया। और ये देखो कहा है कि जो ये प्रपोज्ड किया गया था, ये चेंजेस, इसको रोल बैक करेंगे, मतलब वापस लेंगे। जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म था फार्मर्स और बायर्स के बीच में, मतलब बायर्स जो किसान से उसका अनाज वगैरह, उसकी फसल खरीदेगा। तो था क्या इसमें पहले था कि वो एसडीएम के पास जा सकते हैं अपनी शिकायत लेकर। वो कहा है कि वो अब इसके लिए सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन रखेंगे, पूरा मामला समझेंगे हम है क्या ये। तो ये देखेंगे हम डिस्प्यूट सेटलमेंट, अरे कहाँ, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है क्या। ये अभी एक्ट बनाया था जी 2020 में। कौन सा? फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। ये एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ने। इस एक्ट में क्या क्या था कि कहा था कि बायर्स जो फसल खरीदेगा किसान से, उसके पास राइट है ट्रेड और कॉमर्स करने का। फार्मर्स प्रोड्यूस जो करेंगे उससे ट्रेड और कॉमर्स करने का फार्मर से। मतलब क्या है कि फार्मर्स को ना राइट दिया गया था, अधिकार दिया गया था कि अब फार्मर्स है वो इंट्रा या इंटर स्टेट ट्रेड कर सकता है। इंट्रा का मतलब स्टेट के अंदर कहीं भी, एक राज्य के जिस राज्य से है किसान, उस अपने राज्य में, स्टेट में कहीं पे भी अपनी फसल बेच सकता है, किसी भी ट्रेडर को, किसी भी बायर को। और इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके भी ट्रेड कर सकता है। मतलब दूसरे जो स्टेट का, राज्य का व्यापारी है, वहाँ से जाके डील कर सकता है अपनी जो ट्रेडिशनल मार्केट है उनसे अलग। अभी तक क्या होता था, किसान को एपीएमसी मंडीज़ में अपना फसल जाके बेचना होता था। एपीएमसी मंडी होती है ये टाउन में, टाउन डिस्ट्रिक्ट जो किसान के पास या होते हैं वहाँ पे एपीएमसी होती है, उसमें जाके। अब ये इसमें ये प्रोविज़न किया था, इंटर से स्टेट में कहीं भी, या इंटर स्टेट या इंटर स्टेट में कहीं भी, या स्टेट से अलग दूसरे स्टेट में भी बेच सकता है। तो ये प्रोविज़न थी। लेकिन प्रोविज़न में एक, इस एक्ट में क्या है, एक प्रोविज़न थी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। डिस्प्यूट का मतलब विवाद, रिजोल्यूशन निपटारा। विवाद, अगर मान लो ट्रेडर जो किसान की फसल खरीद रहा है, ट्रेडर, तो वो व्यापारी और किसान के बीच में अगर कोई विवाद झगड़ा हो जाए तो उसको निपटारे के लिए एक मैकेनिज्म रखा था, विवाद निपटारा मैकेनिज्म, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ये एक्ट के सेक्शन 8 में था। सेक्शन 8, जैसे 1 2 3 4 5 बहुत सारे सेक्शन होंगे, उस सेक्शन 8 में था डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर फार्मर्स। ये क्या कहता था, अगर मान लो कोई डिस्प्यूट, विवाद हो गया फार्मर्स और ट्रेडर के बीच में, तो क्या है, फार्मर क्या है, जा सकता है एसडीएम के पास। एसडीएम क्या है, एक बोर्ड एस्टेब्लिश करेगा, कॉन्सिलिएशन बोर्ड। ये क्या है, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट में बैठता है, वो एक कॉन्सिलिएशन बोर्ड बनाएगा, एस्टेब्लिश करेगा। तो कॉन्सिलेशन बोर्ड बनाएगा, तो ये बोर्ड क्या करेगा, ट्रेडर और फार्मर के बीच में जो भी डिस्प्यूट विवाद चल रहा है उसको सेटल करेगा, निपटारा करेगा। ठीक है। और जो भी कॉन्सिलेशन बोर्ड फैसला सुनाएगा वो फार्मर और ट्रेडर पे बाइंडिंग होगा।
लेकिन अगर फिर भी पार्टीज़ को नहीं लगा अच्छा ही इसके डिसीजन से, क्या है कि सहमत नहीं है फार्मर और ट्रेडर, कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड ने डिसीजन दिया उसे एक्सेप्ट नहीं करती कोई भी सी भी पार्टी, तो 30 दिन के अंदर अंदर दोबारा वो एसडीएम के पास जा सकते हैं। तो फिर एसडीएम क्या है, उनका केस सुनेगा और उस डिस्प्यूट का जो विवाद है उन दोनों के बीच में उसका निपटारा करेगा। और एसडीएम क्या क्या फैसले ले सकता है, एसडीएम 3 तरह के फैसले ले सकता है, इसमें 3 काइंड ऑफ ऑर्डर पास कर सकता है। एक तो कह सकता है कि जितना भी फार्मर और ट्रेडर को जितना भी पैसा दिया जाना है उसकी रिकवरी हो, जितना भी अमाउंट पेएबल है किसान को और ट्रेडर को जो खरीद रहा है वो अमाउंट दिया जाए। दूसरा, इन पे पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है, जिसकी भी गलती हुई इम्पोज है पेनल्टी। और क्या कर सकता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करने का मतलब, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का मतलब जो इंटरनेट वगैरह के जरिए एप्लीकेशन के जरिए ट्रेड करते हैं, तो वो क्या है राइट उनका कैंसिल कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है कुछ समय के लिए। तो ये 3 पेनल्टी लगा सकता है, पनिश कर सकता है 3 तरीके से एसडीएम। लेकिन विवाद क्यों हो रहा है, किसान फिर क्या डिमांड कर रहे हैं, एसडीएम ने जो फैसला अब सुना दिया उसके बाद क्या है, कोर्ट में नहीं जा सकते, सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते फार्मर अपना केस लेके, कि मान लो इसके फैसले से ये नहीं है तो कोर्ट में केस लेकर नहीं जा सकते। तो इसी डिमांड कर रहे हैं किसान की नहीं, कोर्ट में जाने का भी हमें अधिकार दिया जाए। तो ये रहा सेक्शन 15 एक्ट का क्या कहता है कि नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर। मतलब जो भी किसान और ये ट्रेडर के बीच में कोई भी मैटर है, इसका विवाद है, उसे कोर्ट में लेके नहीं जा सकते, कोर्ट के पास, सिविल कोर्ट के पास ऐसा कोई जुरिडिक्शन नहीं है एक्ट के अनुसार। ये एक्ट में लिखा गया है, जो ये एक्ट बनाया है 2020 में, जून 2020 में। इसीलिए किसान कह रहे हैं कि हमें सिविल कोर्ट के पास जाने का अधिकार दिया जाए। लेकिन ये जो एक्ट ये प्रोविज़न रखा है, जो सिविल कोर्ट का जुरिडिक्शन है उसको पूरा ही रिप्लेस कर दिया, किसी से ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर से रिप्लेस कर दिया कि सिर्फ एसडीएम सुन सकता है इनकी अधिक से अधिक। अब ये बात ये आती है, क्या कोई ऐसा लॉ बना के सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन को बार कर सकते हैं, रोक सकते हैं कि कोई वो केस ना सुने। कोई केस आ रहा है भाई, कोई भी केस मामला होगा, मैटर होगा, कोर्ट किस लिए बनाए जाते हैं, फिर जजमेंट मतलब जस्टिस देने के लिए, न्याय देने के लिए ही बनाए जाते हैं। और कोर्ट का जुरिस्डिक्शन में ही ना हो, क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अगर कोई कानून बना दे तो गवर्नमेंट। क्या है कि पहले भी जो कानून बना हुआ है एक सिविल प्रोसीजर कोड, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है जी, 1908 में बना था ये, 1908 में बना था सिविल प्रोसीजर कोड। इसके सेक्शन 9 में है और ये अब तक ये चला आ रहा है ये कोड, कि इसके सेक्शन 9 में कहा है कि जो जुरिस्डिक्शन है सिविल कोड का वो रोका जा सकता है किसी से भी, अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ बना दे तो। और नेक्स्ट क्या है, तो इसलिए बस यही है इसमें कि जो इसका सिविल कोड का जुरिस्डिक्शन है वो भी इस एक्ट में लाया जाए और किसानों को एसडीएम के बाद अपील करने की इजाज़त हो, सिविल कोर्ट में जा पाएँ और उनका निपटारा वहाँ पे हो, अगर ये यहाँ पे किसान सेटिस्फाई नहीं है तो। यही पूरा मैटर है जी। अभी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हाँ हम इस प्रोविज़न को जोड़ेंगे और सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इस मामले में एक्सटेंड करेंगे। बस इतनी सी न्यूज़ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, वैक्सीन हेजिटेंसी। ये छोटी सी न्यूज़ है। वैक्सीन हेजिटेंसी है क्या, वैक्सीन हेजिटेंसी क्या है, WHO ने कहा है कहीं, हेजिटेंसी का मतलब होता है हिचकिचाहट, और वैक्सीन आप जानती हो टीका, कि लोग क्या है कि अब वैक्सीन आएगी जो कोरोना की, लोगों को वैक्सीन हेजिटेंसी हो सकती है। मतलब लोग कह सकते हैं कि हमें ये वैक्सीन नहीं लगवानी, तो उन्हें, क्योंकि उसकी जो क्या है इसके उस पे कि वैक्सीन सही है या गलत है, इससे कोई नुकसान तो नहीं है, तो इसको लेके बहुत से लोगों को डाउट हो सकते हैं और लोग मना कर सकते हैं इसके लेने के लिए। तो ये वैक्सीन हेजिटेंसी। इससे फिर मान लो लोग मना कर दें, वैक्सीन अवेलेबल भी है, आ भी गई वैक्सीन और लोग मना कर दें, मेडिकल कम्युनिटी भी मना कर सकती हैं, उनको भी हेजिटेशन हो सकती है वैक्सीन लेने से, वो भी मना कर सकते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है,
व्हाट इज़ कंसर्न, अगर वैक्सीन लेने में मना कर देंगे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है जी। वैक्सीन लेने से मना कर देंगे तो कोरोना को रोकना बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? पहले ही इतने लोग हो गए हैं, तो इस पेंडेमिक को रोकने के लिए पहले ही कंट्रोल करना बहुत भारी हो जाएगा। पहले ही अभी बिना वैक्सीन के ही बहुत भारी हो रहा है, तो अगर वैक्सीन लोग नहीं लगाएंगे आने पर भी तो इसे कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो नीड ऑफ द आवर क्या है, मतलब ज़रूरत क्या है, कैसे लोगों में क्या है कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए इस हेजिटेंसी को रिमूव करने के लिए, कि लोगों में, पब्लिक में, जनता में विश्वास दिया जाए, कॉन्फिडेंस टू द पब्लिक, कि भैया जो ये वैक्सीन बनी है इसकी क्लिनिकल ट्रायल अच्छे से हो गई है, डिज़ाइन कंडक्ट अच्छे से हुआ है और ये इसकी पूरी तरह से जांच हो सकती है, इसके कोई नुकसान नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, आप ले सकते हो। तो इससे मतलब कोई भी वैक्सीन बनेगी उसे अप्रूव करने से पहले उसकी ये सब कुछ कर लेनी चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल अच्छे से हो, डिज़ाइन कंडक्ट मॉनिटरिंग, उसकी रिपोर्ट, उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, फीडबैक सब, उसके बाद लोगों को लगाई जाए और लोगों को फिर कहा जाए कि ये वैक्सीन सही है, तो लोगों में विश्वास बढ़ेगा, जनता में विश्वास बढ़ेगा और फिर जनता इसे मना भी नहीं करेगी। तो ये जनता में विश्वास दिलाने के लिए पहले ढंग से पूरा प्रोसेस किया जाना चाहिए और प्रोसेस को फिर बताना चाहिए जनता को, तो ये करना चाहिए। दूसरा क्या है कि ये अवेयरनेस, पब्लिक में अवेयरनेस फैलाई जाए, वही पॉइंट है। बस इतना ही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। CMS-01 सैटेलाइट अभी इसरो ने लॉन्च किया है जी, इसको इसरो ने लॉन्च किया है। इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करती है, हमारी स्पेस एजेंसी है इंडिया की। इसने CMS सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिससे आपके रेडियो FM वगैरह, TV वगैरह चलते हैं, फ़ोन वगैरह पे बातें होती हैं, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं। किससे लॉन्च किया है? एक रॉकेट है, रॉकेट का नाम है PSLV-C50। मतलब ये रॉकेट होता है, इस पर सैटेलाइट रख देते हैं इसमें, ये लेके जाता है रॉकेट स्पेस में और स्पेस में छोड़ देता है, और अर्थ है ये, अर्थ के चारों ओर फिर ये सैटेलाइट घूमता रहता है और फिर ये यहाँ से नेटवर्क जो भेजते हैं हम, सिग्नल जाता है, ये सिग्नल आता है वापस अर्थ पे। जैसे ये अर्थ है, ये घूम रहा सैटेलाइट, ये सिग्नल आएगा अर्थ पे, वापस यहाँ से भेजेंगे, वापस आएगा, पूरे इंडिया पे ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, जिससे आपके TV रेडियो FM पे फ्रिक्वेंसी आती है, चलते हैं, फ़ोन वगैरह पे बातें होती हैं। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये, याद रखना, CMS-01 सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अभी लॉन्च किया है किसने? इसरो ने। कौन से रॉकेट पे? PSLV-C50 पे। इसमें क्या है? सारे इंडिया को कवर करेगा, इंडिया की मेनलैंड को भी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड को, सबको कवर करेगा, ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। और इसकी लाइफ कितनी है सैटेलाइट की? सैटेलाइट की लाइफ है जी 7 ईयर, ये 7 साल तक काम करेगा, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? इतना ही था इसमें। CMS-01 सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसरो ने लॉन्च किया है, 7 साल की लाइफ है, बस ये याद करना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्ले इन SC फॉर रिफॉर्म यूनिफॉर्म डिवोर्स एलिमनी रूल्स। अभी सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाली है, प्ली का मतलब है जी पिटीशन, याचिका, शॉर्टकट में प्ली बोलते हैं। अर्जी लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि डिवोर्स मतलब तलाक, एलिमनी मतलब वो राशि जो, मान लो किसी महिला का डिवोर्स हो गया, उसके बाद ये प्रोविज़न होता है ना कि पति, ये मान लो हस्बैंड है और ये वाइफ का डिवोर्स हो गया, डिवोर्स के बाद हस्बैंड उसे हर महीने, अगर मान लो वाइफ कमा नहीं रही है, कुछ कमाने का साधन नहीं है, तो डिवोर्स के बाद हस्बैंड उसे डिवोर्स के बाद भी राशि देगा, कुछ पैसे देगा हर महीने, ताकि अपनी लाइवलीहुड, अपना जीवन यापन कर सके अच्छे से। तो उसी को बोलते हैं एलिमनी। डिवोर्स के बाद हस्बैंड द्वारा दी जाने वाली मनी, एलिमनी। अब सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि एक प्ली डाली है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें कहा गया है कि यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, यूनिफॉर्म रूल्स होने चाहिए डिवोर्स, तलाक और एलिमनी के लिए। अभी क्या है कि हर धर्म के अलग अलग रूल रेगुलेशन है, तो इसलिए ये प्ली डाली, यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए। अब इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत यही है कि देखो हर धर्म में अलग अलग तो है, डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमन के साथ, महिला के साथ, इसकी वजह से हर धर्म में। और ये क्या है? आर्टिकल 14 के खिलाफ है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि राइट टू इक्वलिटी देता है, मतलब समानता का अधिकार देता है। तो ये भाई समान तो है ही नहीं ना, अलग अलग रूल हैं धर्म के हिसाब से, तो महिला का तो शोषण हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, और आर्टिकल 15 के अगेंस्ट भी है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन,
भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, भेदभाव के अगेंस्ट अधिकार दिया गया आर्टिकल 15 में कि रिलीजन और जेंडर के बेस पे, धर्म और जेंडर, धर्म और लिंग के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो दोनों राइट का उल्लंघन करता है, ये वायलेशन करता है क्या, जो अलग अलग लॉ हैं, रूल्स हैं डिवोर्स के लिए, एलिमनी के लिए। और क्या जी नेक्स्ट इसमें तो कहा, इसलिए जो डिवोर्स के लॉ हैं वो जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए, रीजनल रिलीजन न्यूट्रल होने चाहिए, मतलब कि जेंडर के अनुसार नहीं होने चाहिए या फिर रिलीजन धर्म के अनुसार नहीं होने चाहिए, सबके लिए एक ही लॉ होना चाहिए। ये इसमें डिमांड की है, जो प्ली डाली है, याचिका डाली है। तो अब ये देख लेते हैं पर्सनल लॉ का स्टेटस क्या है मतलब पर्सनल लॉ में, जैसे ये जो पर्सनल निजी जो कानून होते हैं रिलेटेड, जैसे मैरिज से, शादी से, डिवोर्स से, इनहेरिटेंस का मतलब है जी फादर मदर से मान लो प्रॉपर्टी बच्चे के पास आती है, उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो ये कौन सी लिस्ट में आते हैं, कनकरेंट लिस्ट में आते हैं ये सब्जेक्ट, मैरिज का, डिवोर्स का, इनहेरिटेंस का, कौन सी लिस्ट में, कनकरेंट लिस्ट में। कनकरेंट लिस्ट आपको पता है ना, 7th शेड्यूल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, 12th उनमें 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, तीसरी कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे जो जो इसमें सब्जेक्ट हैं, कोई भी विषय, उस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट में जनरली स्टेट बना सकती है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में मान लो इमरजेंसी लगी हुई है, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, लेकिन जनरली स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है उन विषय पे। और एक होता है कनकरेंट लिस्ट, इसमें दोनों स्टेट और यूनियन दोनों लॉ बना सकती हैं, लेकिन इसमें क्या है, अगर यूनियन का लॉ है तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा, यूनियन का लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ माना जाएगा, फिर स्टेट का नहीं माना जाएगा, लेकिन दोनों इसमें कानून बना सकती हैं। तो ये क्या है, जो सब्जेक्ट है मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस कनकरेंट लिस्ट में आते हैं, कौन सी में, कनकरेंट लिस्ट में। अब जो हिंदू के लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, वो हिंदू मैरिज एक्ट से चलते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट है जी 1955 का, इसी के अनुसार हिंदुओं की मैरिज होती है, शादी होती है, इसी के अनुसार डिवोर्स होता है, एलिमनी भी इसी के अनुसार। और जो मुस्लिम है उनके अलग ही लॉ जी, शरीयत लॉ 1937 पे उनके लॉ हैं, जो मुस्लिम धर्म के, वो उनका पर्सनल शरीयत के अनुसार चलते हैं। तो दोनों के अलग, हिंदू के अलग हो गए जी, मुस्लिम के अलग हो गए। और जैन और ज्यूज़ क्रिश्चियन है, जो ज्यूज़ और क्रिश्चियन उनके अलग चलते हैं, उनके डिफरेंट पर्सनल लॉ हैं। क्रिश्चियन, ज्यूज़ और जो जैन, बौद्ध और सिख हैं, जो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार ही चलते हैं, यानी उनके इनमें ही मतलब उनको इनके हिसाब से ही रूल किया जाता है। और क्रिश्चियन, ज्यू अलग, मुस्लिम अलग, तो ये अलग अलग हो गए ना सबके, सब धर्मों के। तो इसी को कहा है यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए, एक सबके लिए एक लॉ होना चाहिए, जिसपे डिवोर्स, एलिमनी वगैरह, मैरिज वगैरह उसी से सबकी उसी कानून के अनुसार हो। अब सुप्रीम कोर्ट में डाला है, सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के अनुसार कर सकता है इसे, आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 क्या कहता है कि कंप्लीट जस्टिस से रिलेटेड है। कंप्लीट जस्टिस का मतलब कोई भी, अगर मान लो गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाने में अभी नहीं बना रही है और कोई लॉ नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, इस आर्टिकल के अनुसार मतलब न्याय, समाज में न्याय दिलाने के लिए इस आर्टिकल का प्रयोग करता है, जिसमें कंप्लीट जस्टिस आता है, पूर्ण न्याय देने के लिए। तो आर्टिकल 142 याद करना है, किससे, कंप्लीट जस्टिस से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अगर कोई स्टैट्यूस लॉ नहीं है तो उसकी निवारण के लिए ये जस्टिस कोई भी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट देता है, और वो गाइडलाइंस पूरे कंट्री में मानी जाती हैं। अब ये एलिमनी मैंने बता ही दिया, जो हस्बैंड से वाइफ हो जाती है डिवोर्स के बाद। तो एक कौन से सेक्शन में दी हुई है, एक प्रोसीजर है जी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का, 1973 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बनाया था। उसका सेक्शन 125, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है ना, ऐसे इनमें सेक्शन होते हैं। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का वो सेक्शन 125 में दी गई है एलिमनी से रिलेटेड प्रोविज़न, तो उसके अनुसार ही दी जाती है, यही लिखा है इसमें। अंडर दिस सेक्शन इवन ए वाइफ हु हैज़ नॉट डिवोर्स हर हस्बैंड हैज़ द राइट टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। मतलब कि अगर मान लो डिवोर्स भी नहीं हुआ है ना, मान लो किसी झगड़ा हो जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, और वाइफ अपने घर रहती है, हस्बैंड अपने घर रहता है, और डिवोर्स नहीं हुआ है, डिवोर्स नहीं भी हुआ तब भी हस्बैंड उसे मनी देता रहेगा, पैसा देता रहेगा उसकी लाइवलीहुड के लिए, कि भाई अगर ये कमा नहीं रही है, कुछ पैसे अर्न नहीं कर रही है, जॉब नहीं है वाइफ के पास, तो इसे हर महीने पैसा भेजेगा। कौन से सेक्शन में दिया है, 125 सेक्शन में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के 125 सेक्शन में।
तो तब भी देगा, ये नहीं है डिवोर्स के बाद तो देगा ही देगा। ये सेक्शन है कि अगर वाइफ कर सकती है केस इस पे कि मुझे पैसा चाहिए, मेरी लाइवलीहुड चलाने के लिए जॉब नहीं है और तो, लेकिन अगर डिवोर्स नहीं हुआ तब भी देगा। ये आर्टिकल 120 मतलब सेक्शन 125 में दिया गया है इस क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। इसमें इतना ही था जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। विजय दिवस 2020। विजय दिवस क्या है जी? विक्ट्री डे बोलते हैं इंग्लिश में विजय दिवस, और बंगाली में विजय दिवस बोलते हैं इसे, विजय दिवस। ये क्या है? 16 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, 16 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि इस पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वार हुआ था जी 1971 में, तो इंडिया जीत गया था इसमें, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। तो हर साल ये विजय दिवस के नाम से मनाया जाता है 16 दिसंबर। इस दिन पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था और इंडिया जीत गया था। ये क्यों हुआ था? बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का पार्ट था, आपको पता ही होगा बांग्लादेश, और इसे ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश को। तो पाकिस्तान से इसे आज़ादी दिलाई ईस्ट पाकिस्तान को, और इसका नाम बांग्लादेश अडॉप्ट कर लिया इसने, बांग्लादेश बन गया। तो इसके आज़ादी दिलाने के लिए ये ईस्ट पाकिस्तान की पाकिस्तान से, इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे पहले पाकिस्तान को, तो दोनों की बीच में वार हो गया। तो इंडिया ने इसका साथ दिया इसे आज़ादी दिलाने में लिए बांग्लादेश को, और ये बांग्लादेश बना 1971 में। तो जब पाकिस्तान हार गया था इंडिया से, तो इसी को विजय दिवस के नाम से मनाया जाता है 16 दिसंबर को। समझ आया? बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के लिए वार हुआ था 1971 में। इसमें इतना ही था। नेक्स्ट है केवलादेव। केवलादेव, ये केवलादियो नहीं है, ये केवलादेव नेशनल पार्क है। बहुत से लोग केवलादियो पढ़ते हैं इसे। केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? भरतपुर डिस्ट्रिक्ट। ये कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान की भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है केवलादेव नेशनल पार्क, इसलिए इसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं। क्या? भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं इसे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये देखते हैं। इसको ना यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है यूनेस्को। इसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर चुका है इसको। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है केवलादेव नेशनल पार्क। याद रखना, केवलादेव नेशनल पार्क है जो, इसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी इसका नाम है। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। दूसरा, ये मैन मेड वेटलैंड है। मैनेज मतलब एक तो वेटलैंड होता है नेचुरली बनता है, और एक ये मतलब अगर आदमी बनाए, मैन मेड का मतलब आर्टिफिशियल। वेटलैंड क्या होते हैं जी? जिन पे कोई भी ज़मीन जिस पे पानी भरा हुआ है, मान लो ये ज़मीन है, इस पे पानी भरा रहता है मतलब पूरे सालों साल, और ये क्या है, दलदल सा थोड़ा रहता है, पानी भरा रहता है, उसे वेटलैंड बोलते हैं। वेटलैंड के लिए एक कन्वेंशन भी है, एक रामसार। ये भी 1971 में बना था रामसार, वेटलैंड को प्रोटेक्शन करने के लिए, वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। और रामसार की ये भी जो इम्पोर्टेंस, मान लो कोई बहुत ज़्यादा खतरे में वेटलैंड, मान लो ये ख़त्म होने वाला है वेटलैंड, तो इसे लिस्ट में डाल देता है। कौन सी लिस्ट में? मॉन्ट्रिक्स। ये देखो यहाँ लिखा है, ये मॉन्ट्रो रिकॉर्ड, मॉन्ट्रो बोलते हैं बहुत, ये मॉन्ट्रिक्स भी बोलते हैं, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में डाल देता है उसे। और अगर मान लो वैसे भी एक वेटलैंड की लिस्ट होती है, सिंपल वेटलैंड की लिस्ट रामसार की, और एक होती है मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में उसको डालता है जिसको बहुत ज़्यादा खतरा है, किसी मतलब वेटलैंड ख़त्म होने वाला है बहुत ज़्यादा, इसको डेंजर मतलब इसे कंजर्व करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाए ताकि इसे ख़त्म होने से बचाया जाए। तो जब जिसको बहुत ज़्यादा खतरा होता है वेटलैंड को कि भाई ख़त्म होने वाला है, ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इस पर, बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो रहा है इस पर, तो तब उसे मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में डालते हैं। और सिंपल जो वेटलैंड है उनको एक वेटलैंड की लिस्ट है उसमें डालते हैं। तो हमारे इंडिया में वेटलैंड की साइट तो बहुत सारी हैं, लेकिन मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में सिर्फ 2 ही साइट हैं। एक तो अपना एक केवलादेव, ठीक है, केवलादेव। दूसरा लोकतक लेक है मणिपुर की। 2 साइट है मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में। और वेटलैंड रामसार की वेटलैंड साइट तो बहुत सारी हैं इंडिया में, लेकिन मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में कितनी है? 2, एक लोकतक मणिपुर में और एक केवलादेव। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये मैन मेड वेटलैंड है, ये भी याद रखना है। यूनेस्को की किसमें? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज
साइट है ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। याद रखना पहले 3 हुआ करती, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में 3 साइट थी। पहले चिल्का लेक को भी डाला था। चिल्का लेक कहाँ पे? चिल्का झील उड़ीसा में। इसको हटा दिया गया क्योंकि रिकवर हो गई, अब इसको कोई इतना डेंजर नहीं है, रिकवर हो गई है, समझ आया। अब चिल्का नहीं है, चिल्का को हटा दिया गया। अब 2 ही हैं सिर्फ, लोकतक लेक, एक तो मणिपुर की और एक मॉन्ट्रो ये केवलादेव मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जब मान लो कोई बर्ड रसिया से ना पक्षी उड़ के आते हैं यहाँ पे केवलादेव जो लेक है इसमें रुकते हैं और वे सेंट्रल एशिया में चले जाते हैं, सेंट्रल एशिया में। तो उनका ये हाईवे है, यहाँ पे आके रुकते हैं, पानी पीते हैं, फिर चले जाते हैं। तो सेंट्रल एशियन माइग्रेटरी फ्लाईवे है ये, एक तरह से फ्लाईवे मतलब पक्षी यहाँ से उड़ के आएगा, यहाँ बैठेगा, पानी पिएगा, रेस्ट करेगा। मान लो इनका गेस्ट हाउस है और यहाँ से जाएगा फिर सेंट्रल एशिया में चला जाएगा। ये विंटर में आते हैं जी अधिकतर। कौन कौन से वर्ड आते हैं देखो, डक आते हैं, बतख, गीज, हंस, कूट्स, पेलिकन्स। और एक बात और याद कर रखनी है कि रसिया से साइबेरिया से आते हैं, रसिया साइबर क्रेन विंटर में ही आते हैं ये, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, ठंड में, और यहाँ पे थोड़ा गर्म रहता है क्योंकि वो पोलर एरियाज़ के पास है रसिया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड रहेगी और यहाँ पे थोड़ी उसके अपेक्षा कम ठंड रहती है। तो यहाँ साइबर क्रेन जो पक्षी होता है, एक बर्ड होता है साइबर क्रेन आता है। ये याद रखना, साइबर क्रेन सिर्फ इसी केवलादेव लेक में आता है, यही इसका घर है। सर्दियों में यहाँ पे आता है उड़ के, यहाँ पर रेस्ट करता है अपना और फिर गर्मियों में वापस चला जाता है, साइबर क्रेन याद रखना है। और भी बहुत सारे आते हैं जैसे ग्रेटर स्पॉटेड एगल और इम्पीरियल एगल, ये वर्ड भी आते हैं, लेकिन साइबर क्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा भी गया है एग्जामों में। साइबर क्रेन कहाँ पे? केवलादेव लेक में आता है साइबर क्रेन, विंटर में, याद रखना, सर्दियों में, सर्दियों से बचने के लिए। आज की न्यूज़ में इतना ही था। अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन करते हैं अपने। आओ जी, 3 क्वेश्चन आ गए। पहला क्वेश्चन क्या है? विजन 235 ये अभी डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, विजन 2035 ये अभी क्या है, डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। किससे रिलेटेड है? पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस। किससे रिलेटेड है? पब्लिक हेल्थ, जनता की स्वास्थ्य की निगरानी से रिलेटेड है। विजन 2035 2035 विजन 2035 मतलब इसका मतलब क्या है कि 2035 तक हमें पब्लिक हेल्थ अचीव कर लेनी है, सबको मतलब सही से सबका स्वास्थ्य हो, हेल्थ हो। तो इसलिए एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस के नाम से, और पूरा नाम क्या है? विजन 235 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इंडिया में। तो ये अभी ये रिसेंटली लॉन्च किया है। किसने किया है ये बताना है, किसने रिलीज़ किया है, किसने रिलीज़ किया है रिसेंटली, बताओ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने किया है क्या? नीति आयोग ने किया है क्या? वर्ल्ड हेल्थ WHO ने, या एम्स ने? किसने? इसका आंसर है जी नीति आयोग। नीति आयोग ने रिलीज़ किया है ये विजन 235 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस, अभी रिलीज़ किया है रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट हिमालयन सैरो। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में कराया था ना, हिमालयन सैरो एक एनिमल है, मैंने दिखाया भी था। ये इसमें मिक्सचर होता है बकरी का, सूअर का, छोटे छोटे पैर, बड़े छोटा सा जानवर होता है ये, बफेलो की तरह दिखता है थोड़ा थोड़ा। तो इसके बारे में ये कंसीडर करनी है स्टेटमेंट। क्या ये ट्रांस हिमालयन रीजन में पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन ट्रांस हिमालयन रीजन। इट्स आयुसेन स्टेटस इज थ्रेटन्ड। आयुसेन की जो रेड लिस्ट है उसमें इसके थ्रेटन्ड में रखा गया है। कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? कौन से करेक्ट है बताना है आपको। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, बोथ 1 and 2, या 1 2 कोई सा भी सही नहीं है, बताओ कौन सा सही है। देखो जी, पहली बात तो ये ना, ट्रांस हिमालयन किसको बोलते हैं? जो काराकोरम रेंज है, लद्दाख और कैलाश रेंज, इनको मतलब जो ग्रेटर जो हिमालय आ जाए ना, हिमालय से नॉर्थ साइड में ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख और कैलाश, इनको मिला के बोलते हैं ट्रांस हिमालय। और ये हिमालयन सैरो जो एनिमल है ये बिल्कुल भी नहीं पाया जाता ट्रांस हिमालयन में। ये कहाँ पाया जाता है? ये हिमालयज में पाया जाता है। हिमालय ये जम्मू कश्मीर से लेकर ईस्ट, ये हो गया वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और इधर ईस्टर्न हिमालय नॉर्थ ईस्ट का जो है अपना ये सिक्किम वगैरह, अरुणाचल प्रदेश, मतलब वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न हिमालयज में पाया जाता है ये। कौन? हिमालयन सैरो। दूसरा, ये थ्रेटन लिस्ट में क्या आयुसेन की में? नहीं।
कौन सी लिस्ट में फिर? ये लिस्ट में वल्नरेबल लिस्ट में आता है। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर 1 नाइदर 2, इसका ये आंसर हो जाएगा जी। और एक बात याद रखना, हिमालयन शैरो क्या है? हर्बीवोर्स है, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब ये पेड़ पौधे वगैरह खाता है, वेजिटेरियन है, मांस वगैरह नहीं खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? वेयर इज़ रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड? कहाँ पे बताना रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? राजस्थान में है क्या? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, असम में? कहाँ पे बताइए? ये है जी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। याद रखना कौन सी? रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करो। कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।